स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लग रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस। एज यू नो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमने कल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने 4 एग्जाम्पल से आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाने की कोशिश की। आज हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अपोजिट है। वहाँ पर आपने देखा कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं है। यहाँ आप देखेंगे दोनों के दोनों अलील एक जीन के दोनों डोमिनेंट हैं, तो कोडोमिनेंस, दोनों मिलके डोमिनेंसी शो करते हैं, कोडोमिनेंस। देखेंगे द फिनोमिना, ये भी एक फिनोमिना है, फिनोमिनन इन विच, द फिनोमिनन इन विच बोथ द अलील्स, द फिनोमिनन इन विच बोथ द alleles of a gene, both the alleles, दोनों के दोनों जीन, दोनों के दोनों alleles of a gene are dominant and can express itself independently, can express itself। अगर ये अलील है, वो एक अलील अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और दूसरा अलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकता है। यही लिखा है मैंने, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बोथ ऑफ the alleles of a gene are dominant and can express itself independently. However, एक अलील अगर अलग होगा तो वो एक्सप्रेस करेगा इंडिपेंडेंटली, दूसरा अलील अलग होगा तो वो भी एक्सप्रेस करेगा इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा? However, both alleles if present together, however both allele if present together then give different phenotype due to, वो दोनों डिफरेंट फिनोटाइप क्यों देंगे? क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट करके और साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, एक्सप्रेस। ड्यू टू साइमल्टेनियसली एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील। जब ये दोनों अलील इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों जब साथ साथ एक्सप्रेस करेंगे ना तो फिर उसकी चलेगी ना फिर उसकी चलेगी। कहने का मतलब है दोनों की चलेगी। जब दोनों की चलेगी, दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, कोडोमिनेंस, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेंस। अब इसको फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक अलील के एक जीन के 2 अलील हैं और दोनों ही क्या हैं, डोमिनेंट, और वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक अगर अलील है तो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर जाएगा, दूसरा अलील दूसरी जगह पे इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर ये दोनों अलील इकट्ठे हो जाए तो दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे, दोनों मिलके एक्सप्रेस करेंगे और एक नया फिनोटाइप बना देंगे। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। आप इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे, इसलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं
कोडोमिनेंस का क्या एग्जांपल है? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। देखो अब जैसे मान लीजिए ये पेरेंट्स हैं, मेल फीमेल, ठीक है, हम इसका लेते हैं फिनोटाइप। जैसे ये ब्लड ग्रुप ए है और ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप लो, क्या लो? जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप ए आई ए, ब्लड ग्रुप बी आई बी। ये ब्लड ग्रुप जो है वो आई जीन से कंट्रोल होता है, हम डिस्कस करेंगे इसी उसमें पूरे ब्लड ग्रुप को ही। बट अभी हम इस ब्लड ग्रुप किस तरीके से दो अलील इकट्ठे होते हैं तो अलग तरीके का आ जाता है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके जो गैमेट है वो कैसे बनेंगे, किस्म से बताएं? आई ए और आई ए, ऐसे ही आई बी और आई बी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आई ए आई बी, ये होगी तो आई ए आई बी। अब आप ये बताओ, जब ये आई ए एक्सप्रेस होता है तो ये ए ब्लड ग्रुप बनता है, और आई बी अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है तो बी ब्लड ग्रुप बनता है। लेकिन जब आई ए और आई बी ये इकट्ठे होते हैं तो आई ए आई बी ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, ए से और बी से डिफरेंट। ए जब अलील ए एक्सप्रेस होगा तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, अलील बी जब एक्सप्रेस होगा तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। लेकिन जब अलील ए एंड अलील बी दोनों इकट्ठे होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो ना तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा और ना ही ब्लड ग्रुप बी बनेगा। दोनों इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे और डिफरेंट फिनोटाइप ट्रेट आ जाएगा, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप, तो जो ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, मैं लिख भी देता हूँ ए बी ब्लड ग्रुप। जो ए बी ब्लड ग्रुप है ह्यूमन के अंदर वो किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। अब कोडोमिनेंस में आपने देखा ये अगर ए होता तो ये ए ब्लड ग्रुप ही बनाता, लेकिन ये बी होता तो ये बी ब्लड ग्रुप ही बनाता। लेकिन ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप। तो दोनों ने मिलके एक नया ब्लड ग्रुप बनाया है, दोनों ने मिलके बनाया था, इसलिए कोडोमिनेंस। दोनों अलील क्या थे अपने आप में? डोमिनेंट। दोनों ने मिलके एक डिफरेंट फिनोटाइप बनाया, तो उसको हम कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरा एम एन ब्लड ग्रुप, देखो एक और एग्जाम्पल है दूसरा एम एन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, एम एन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इफ एम एंटीजन इज प्रेजेंट इन ब्लड, देन ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बताओ? विल बी एम। अगर एम एंटीजन ब्लड के अंदर है
तो ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा, एम। जैसे एम और एम जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो एम ब्लड ग्रुप को बताते हैं, यानी कि एम और एम जब एंटीजन आते हैं तो दोनों। सिमिलरली इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट, एन की बजाय क्या है, एन एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड। अगर एन एंटीजन है ब्लड के अंदर तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, विल बी एन। यानी कि जब एन अलील और एन अलील ये फैक्टर हैं, जब दोनों के दोनों अलील यानी कि एक ये वाला तो एन और एन दोनों अलील इकट्ठे होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, एन ब्लड ग्रुप। ये हमने आपको बताया। अब ये तो है कॉमन बात भाई, एम जो एम एलील है वो अपने आप में डोमिनेंट है और वो एबल है एक्सप्रेस करने के लिए और वो एम ब्लड ग्रुप बनाएगा। एन जो अलील है वो भी अपने आप में एबल है और वो एक्सप्रेस करके एन ब्लड ग्रुप बनाएगा। तो ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो सकते हैं, बट हम करें कोडोमिनेंस, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो दोनों इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे और डिफरेंट ब्लड ग्रुप बन जाएगा। जैसे इफ एम एंड एन एंटीजन दोनों के दोनों एमपी और एनपी एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एम एन ब्लड ग्रुप। क्योंकि एम और एन दोनों अलील जब इकट्ठे होते हैं तो एम एन ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी कि अगर एम, ये एम और ये एन, ये एक अलील है, क्या है, अलील, और ये भी क्या है, अलील। ये एबल है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा, तो ये भी क्या है, किस्म का डोमिनेंट, और ये भी क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, एम एलील भी डोमिनेंट है, एन एलील भी डोमिनेंट है। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एम एन ब्लड ग्रुप बनेगा डिफरेंट, ना तो एम बनेगा और ना ही एन बनेगा। जब दोनों इकट्ठे होंगे तो दोनों इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे और दोनों इकट्ठे करेंगे, दोनों की चलेगी, तो इसलिए हम इसको कोडोमिनेंस को वो बताएंगे ऐसे, राइट। तो ये एम एन ब्लड ग्रुप भी किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। ये जो एम एन ब्लड ग्रुप है, जिसका एम ब्लड ग्रुप है उसमें एम एंटीजन होता है और जो एन है उसमें एन एंटीजन होता है। एम ब्लड ग्रुप तो एम एंटीजन, एन ब्लड ग्रुप तो एन एंटीजन। अगर एम एन ब्लड ग्रुप है तो उसमें एम एंड एन ये बोथ एंटीजन होते हैं, दोनों के दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। विशेष रूप से ध्यान रहे कि जो एम एन ब्लड ग्रुप होता है, एम एन ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी। हमारा ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें तो एंटीबॉडी होती है, वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एम एन ब्लड ग्रुप यानी कि चाहे एम ब्लड ग्रुप हो, चाहे एन ब्लड ग्रुप हो, चाहे एम एन ब्लड ग्रुप हो, एम एन ब्लड ग्रुप के अंदर ही आते हैं एम बी और एम बी। अगर एम एन ब्लड ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं तो एम और एन ब्लड ग्रुप भी इसी के अंदर आते हैं। इसकी एक विशेषता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, चाहे ब्लड ग्रुप एम हो, चाहे ब्लड ग्रुप एन हो और चाहे ब्लड ग्रुप एम एन हो। ठीक है। दूसरा, एम एन ब्लड ग्रुप हैव नो रोल
इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी एक खास बात, जो Mn ब्लड ग्रुप होता है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता। तो अब तक तो हमने यही सुना था कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सर ये Mn ब्लड ग्रुप कहाँ से आ गया। एक इस तरीके का ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है ह्यूमन के अंदर, उसको हम Mn ब्लड ग्रुप कहते हैं। और ये इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई रोल ही नहीं है, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। जब इसका रोल नहीं है तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो जस्ट हम एक एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो इसलिए हमने इस Mn ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। तीसरा, अगर हम तीसरा एक और एग्जाम्पल देखें कोडोमिनेंस का, तो वो क्या हो सकता है देखें। तीसरा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, ANAEMI, सिकल सेल एनीमिया। ये एक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल, ध्यान से देखें, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम है हमारे, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो दूसरे क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं, और उनके कारण, उनमें डिफेक्ट के कारण ऑटोसोमल डिफेक्ट ये कह सकते हैं। ऑटोसोमल डिफेक्ट, जब सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो दूसरे क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम कहते हैं। तो अगर ऑटोसोम में डिफेक्ट आ जाए तो उसको ऑटोसोमल डिफेक्ट कहते हैं। और कई बार ऑटोसोम में जब डिफेक्ट आ जाता है तो ये बीमारी हो जाती है, नाम है एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है वो सिकल सेप जैसी होती है। कैसे? सिकल सेप, सिकल का मतलब दरांती सी, वो पैनी पैनी सी, इस तरीके की वो ऐसे हो जाती है, सिकल सेप। इस डिसऑर्डर में जो आरबीसी की शेप है वो सिकल या दरांती जैसी हो जाती है। अब वो जब आपस में बहुत सारी जो आरबीसी इकट्ठी होंगी तो वो जो आपस में एक दूसरे को ब्रस्ट कर देंगी। ये पैनी पैनी जो स्ट्रक्चर हैं आरबीसी की एक दूसरे को फाड़ देंगी, जिसके कारण शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी वो हो जाएगी, डाई हो जाएगी, मर जाएगी। जब आरबीसी मर जाएगी, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा तो खून की कमी हो जाएगी, और उस खून की कमी को ही क्या कहते हैं, एनीमिया। ठीक है। तो इसमें दो तरीके के अलील है जैसे, और इस जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टेड हो जाता है और उसको ऐसे लिखते हैं, ये डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन है, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी सिकल सेट होगी तो हीमोग्लोबिन कैसा होगा, डिफेक्टेड। हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड होगा तो आरबीसी की शेप सिकल शेप होगी, और इस केस में क्या हो सकता है, एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, अगर आरबीसी की शेप नॉर्मल है तो उसको फिर ऐसे लिखेंगे HbN, ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये HbS और ये क्या है, HbN कह लो या A कह लो, A भी कह सकते हैं या N भी कह सकते हैं, HbS या HbA। तो ये क्या मैंने बताया आपको, ये क्या है, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो जिस भी तरीके से अगर हम इसको देखें, मान लीजिए मेल फीमेल को देखते हैं, जैसे मेल फीमेल,
इसका मान लीजिए हीमोग्लोबिन अफेक्टेड है HbS और इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है HbA नॉर्मल। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या है HbS, इसके HbA। अब ये देखो, ये इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा HbS HbA, और ये HbS डिफेक्टेड वाला और HbA नॉर्मल वाला, ये HbS HbA और ये HbS और HbA। ये तो आपने देखा ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे ये हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड है, ना तो अफेक्टेड है, टोटली अफेक्टेड है और ना ही टोटली नॉर्मल है। ये तो क्या है हाइब्रिड है, HbS भी है और HbA है। अगर हम F2 जनरेशन में देखें HbS और HbA, ये F1 जनरेशन है, सभी की सभी क्या है F1 जनरेशन। अगर हम F1 की F1 के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलती है F2। अगर F1 की F1 के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलती है F2। अब देखो इसके क्या गैमेट बने HbS और इसके HbA अलग, इसके भी HbS और HbA। देखिए हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस, अब तो बहुत सारे क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको डीपली नहीं बता रहा, क्योंकि क्रॉस करना, गैमेट बनाना, फ्यूज करना, फर्टिलाइज करना, ये सब आपको आता है। अब देखो ये दोनों HbS HbS, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो वो क्या हो गया अफेक्टेड, क्या हो गया अफेक्टेड। इसको सिकल सेल एनीमिया है, मतलब अफेक्टेड का मतलब इसको ये डिसऑर्डर है, अफेक्टेड है तो ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन। अब ये वाला उसके साथ ये क्या है HbS HbA, ये और ये हाइब्रिड है हेट्रोजाइगस, तो ये क्या माना जाएगा कैरियर, ये क्या है कैरियर, ना तो ये नॉर्मल है और ना ये अफेक्टेड है, ये इंटरमीडिएट है, ये हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस। ऐसे ही ये वाला भी HbS HbA, ये भी क्या है कैरियर, ये भी हाइब्रिड है, ये भी इंटरमीडिएट है, ना तो ये अफेक्टेड ना ये नॉर्मल। अब अगर इसकी उसके साथ क्रॉस देखी जाए HbA HbA, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। जैसे कि ये हमने क्या दिया था, ये क्या है जब दोनों A हो तो नॉर्मल और दोनों S हो तो हीमोग्लोबिन, तो वो क्या है अफेक्टेड। जब हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है तो उसके ऊपर S लिखते हैं, जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है तो उसके ऊपर A लिखते हैं। A का मतलब है RBC नॉर्मल शेप की है और S का मतलब है RBC सिकल शेप की है। अगर RBC सिकल शेप की है तो उसमें सिकल सेल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड है। अगर RBC नॉर्मल शेप की है तो उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और उसको बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा 25% इंडिविजुअल कैसे हैं अफेक्टेड और 25% इंडिविजुअल कैसे हैं नॉर्मल और 50% इंडिविजुअल कैसे हैं, बताओ 50% वे हैं कैरियर, वे हैं हेट्रोजाइगस, वे हैं हाइब्रिड। अब इनमें जो रेशो आई वो क्या आई, चाहे आप फिनोटिपिक रेशो ले चाहे आप जीनोटिपिक रेशो ले,
जीनोटिपिक में भी 1:2:1 और फिनोटिपिक में भी 1:2:1। यही रेशो आपकी कहाँ पे आई थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और यही रेशो किस में आने लग रही है? यही रेशो कोडोमिनेंस में। वहां पर आई थी कि कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं है और जो इंटरमीडिएट आएगा वो दोनों की इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के कारण आएगा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर दोनों अलील डोमिनेंट हैं और जो इंटरमीडिएट आएगा वो दोनों की डोमिनेंसी के कारण आएगा। समझ गए बात? इसलिए ये अलग बात है कि उनकी भी F2 रेशो और इन कोडोमिनेंस की भी F2 रेशो और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी F2 रेशो दोनों की सेम है, मैच खाती है। बट वो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण जब कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं था तब दोनों की इंटरमिक्सिंग के कारण वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप आया। यहाँ पर जो ये रेशो आई है ये दोनों अलील डोमिनेंट हैं और दोनों के कोडोमिनेंसी के कारण ये, जो कि दोनों अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दोनों ने साइमल्टेनियसली इक्वली एक्सप्रेस किया है, तो इस कारण ये रेशो आई है। ये पक्का है, उसकी रेशो भी और इसकी रेशो भी क्या है? सेम। तो वही, तो ये नॉर्मल, ये ज़्यादातर जो अफ्रीका है उसके अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है, अफ्रीका के अंदर। इसमें इससे डिजीज की एक थोड़ी सी एडवांटेजेस भी है। देखो इसकी जहां पर ये कैरियर होंगे, कैरियर का मतलब होता है HBS HbA, ये सरवाइव करेंगे। ये क्या करेंगे? बेटर सरवाइव करेंगे। कैसे? ये बेटर सरवाइव कैसे करेंगे? ये कैरियर वाले, देखो ये तो हीमोग्लोबिन अफेक्टेड है, डिफेक्टेड है या नॉर्मल नहीं है, तो ये तो सिकल सेल एनीमिया के कारण मरेंगे। सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, इनमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड है, तो ये तो कम सरवाइव करेंगे। और जो नॉर्मल है उनको मलेरिया ज़्यादा हो जाएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे। अफ्रीका के अंदर जो मलेरिया है उसका प्रकोप ज़्यादा होता है, और जब जो आरबीसी नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, उनमें मलेरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये मलेरिया से प्रभावित होंगे, ये सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित होंगे। अब रहे हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस, ये बेटर सरवाइव क्यों करेंगे? क्योंकि इनको ना तो मलेरिया होने की संभावना और ना ही सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना। तो ना तो इनमें सिकल सेल एनीमिया और ना ही इनमें मलेरिया, इसलिए जो कैरियर होते हैं, ये सिकल सेल कैरियर हैं जो पर्सन, वो बेटर सरवाइव करेंगे, ये दोनों से बच जाएंगे। ये मलेरिया के प्रभाव से भी बच सकते हैं और सिकल सेल एनीमिया के प्रभाव से भी बच सकते हैं। ये हाइब्रिड है, ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल भी है जिसमें ये बेटर सरवाइव करते हैं। तो ये था सिकल सेल एनीमिया, किसका एग्जाम्पल था? ये कोडोमिनेंस का। हम इस सिकल सेल एनीमिया को पूरी डिटेल में करेंगे। अभी मैंने जस्ट इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। इस सिकल सेल एनीमिया को हम जब जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से आपको ये समझाया जाएगा कि किस क्रोमोसोम की किस पोजीशन पर किस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन होता है और हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड होता है और फिर ये सिकल सेल की आरबीसी बन जाती है। वो पूरी डिटेल में वहाँ पर हम करेंगे। अभी हमने सिकल सेल एनीमिया जस्ट एज ए एग्जाम्पल किया है कोडोमिनेंस का। इसमें आपने देखा, इसमें भी वही तरीके की, क्योंकि ये अपने आप में अफेक्टेड है, ये अपने आप में नॉर्मल है, लेकिन जब ये दोनों साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करते हैं तो अलग तरीके का हेट्रोजाइगस डेवलप हो जाता है
अगर हम इसकी F2 रेशियो निकालते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली रेशियो ही निकलती है 1:2:1, चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे वो जीनोटिपिक रेशियो हो। लेकिन इसकी रेशियो बोथ अलील डोमिनेंट हैं, उनके इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेशन के कारण आती है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये रेशियो नाइदर ऑफ द अलील इज डोमिनेंट नॉर इज रिसेसिव, दोनों की इकट्ठे होने के कारण आती है। तो वहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के कारण, यहाँ पर कोडोमिनेंसी के कारण हाँ रेशियो क्या रहेगी, सेम। अगला एक और एग्जाम्पल हो सकता है, हम कोडोमिनेंस का अगर देखें तो कोट कलर इन कैटल्स, ये चौथा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। फोर्थ एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। कोट कलर, कोट होता है जो कैटल्स होते हैं, जैसे गाय वगैरह है तो उनकी जो पूरी जो बॉडी है, जो त्वचा है वो हेयर से ढकी हुई होती है। तो जो हेयर वाली जो कवरिंग होती है उसको फर कहते हैं, FUR फर या कोट। तो कोट कलर इन कैटल्स। तो इसमें जो प्योर कलर होते हैं वो दो होते हैं, रेड एंड वाइट। ये प्योर कलर होते हैं, रेड एंड वाइट। जैसे हम पेरेंट्स लें तो पेरेंट्स में क्या लिया, मेल और फीमेल। अगर मैं इनके फिनोटाइप लूं तो प्योर कलर लेने पड़ेंगे, कोई भी ले सकते हैं, रेड या वाइट। मान लीजिए मैंने ये रेड ले लिया, ये क्या लिया, वाइट। अगर इनके जीनोटाइप हम लेंगे तो ये RR और ये WW। ये ध्यान रहे, कोट कलर इन कैटल्स के अंदर है ये। अब इनके गैमेट्स बनाएं, गैमेट्स तो क्या बन जाएंगे, RR WW। और फिर इनकी अगर फर्टिलाइजेशन करें तो आप क्या पाएंगे, RW और RW। F1 जनरेशन में आप 100% क्या पाएंगे, हाइब्रिड। क्या पाएंगे, 100% हाइब्रिड। और 100%, अब बताओ ये रेड कलर आएगा या वाइट कलर आएगा। अब जो रेड है वो अपने आप में डोमिनेंट है, वाइट है वो अपने आप में डोमिनेंट है। अब जब दोनों डोमिनेंट अलील, जो रेड कलर का अलील R है और जो वाइट कलर का जो अलील W है, वे दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों कैन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। बट अगर जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो दोनों इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं दोनों डोमिनेंट अलील। तो ना तो रेड और वाइट कैसा आएगा, रोयन कलर आ जाएगा, रोयन कलर। कैसा कलर, रोयन। रोयन दोनों के बीच का कलर है। बट ये कोडोमिनेंसी के कारण आया है, यानी कि यहाँ पर भी लो ऑफ डोमिनेंस फेल हुआ, क्योंकि अगर लो ऑफ डोमिनेंस होता तो या तो रेड आता या वाइट आता। ये दोनों अलील डोमिनेंट है, इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे, जिसके कारण ये रॉयल कलर आया F1 जनरेशन में। अगर हम F2 जनरेशन को देखें तो रॉयल RW को, ये F1 और ये F1, RW और RW को जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आप कौन सी रेशियो पाएंगे, देखो RR रेड, RW रोयन, RW रोयन कलर और भाई WW वाइट, वाइट। यानी कि ये 50% रोयन, 25% रेड और 25% वाइट। तो 1:2:1 रेशियो आएगी। ये कौन सी है, ये फिनोटिपिक भी एंड
जीनोटिपिक रेशियो, दोनों जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही है। अब आपको मैं बार बार यही बात बताने लग रहा हूं, यही रेशियो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आती है और यही रेशियो कोडोमिनेंस में आती है। तो फिर इसमें अंतर आपको मैं बार बार बता चुका, वहां पर ये रेशियो आती है नाइदर अलील इज डोमिनेंट नॉर इज रिसेसिव, इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज गिवन बाय द इंटरेक्शन ऑफ बोथ अलील। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां कोडोमिनेंस में ये रेशियो आती है बोथ अलील्स आर dominant and can express independently, but if both dominant alleles present together in F1 generation, then due to equally simultaneously expression they give different phenotype। ये इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेशन के कारण डिफरेंट फिनोटाइप देते हैं, जैसे कि रॉयल कलर दिया और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के कारण इंटरमीडिएट कलर देने लग रहे थे। ये आपको मैंने बार बार ये बात बताई है। ठीक है, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल थे कोडोमिनेंस के। इन 4 एग्जाम्पल्स को पूरे अच्छे तरीके से ऐसे पूरा पहले F1 जनरेशन निकालनी है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया है। वो पेरेंट्स, वो फिनोटाइप और जीनोटाइप वो ऐसे नहीं लिखे, वो आपको पूरा लिखे 4 एग्जाम्पल इसके ये आपने नोट करने हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में लिखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के ऊपर है। एक तो आपको ये लिख लेंगे ध्यान से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर और कोडोमिनेंस के अंदर अंतर बताना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर और कोडोमिनेंस के अंदर अंतर बताना है। कोडोमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। आपको ये जो रेशियो सेम आने लग रही है इनका भी पता लग जाएगा और दोनों के ऊपर होल्ड हो जाएगा, पकड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कोडोमिनेंस एंड डोमिनेंस के बीच में भी आपको डिफरेंस लिखना है। किस किस के बीच में, कोडोमिनेंस एंड डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या है और कोडोमिनेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और कोडोमिनेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कोडोमिनेंस के ऊपर। नेक्स्ट एक्सेप्शन हम करेंगे मल्टीपल अलील्स एंड प्लियोट्रोपी, वे भी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 4 एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के और 4 एग्जाम्पल कंप्लीट डोमिनेंस के। कोई भी एग्जाम्पल थोड़ा बहुत फेरबदल करके वो पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, प्रॉब्लम है तो भाई पूछना।